दोस्तों नमस्कार। इतना उबाऊ, इतना फीका और इतना झेलाऊ भाषण देश ने लाल किले से शायद ही कभी देखा और सुना होगा। देह भाषा की बात की जाए तो पीएम मोदी शुरू में तो ठीक थे, लेकिन बाद में लड़बड़ाने और गड़बड़ाने के साथ ही हकलाने भी लगे। कुछ शब्द तो ऐसे थे जिन्हें वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। अंग्रेजी तो अंग्रेजी, हिंदी के भी शब्द उनके मुंह में उलझ जा रहे थे और चाहते हुए भी वो जुबान का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। बाद में तो आलम यह हो गया कि शायद ही कोई वाक्य हो जिसे वो ठीक से पूरा कर पा रहे हों। यह बात सही है कि शायद एक वजह टेलीप्रॉम्प्टर का ना होना भी रहा हो, लिहाजा उन्हें नीचे रखे कागज को देखकर सब कुछ बोलना पड़ रहा था। लेकिन उससे बड़ी बात जो थी वह था उनके मनोबल का हिल जाना। 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। वह बिल्कुल सहज नहीं थे। भाषण के दौरान वो कितनी बार रुमाल से अपना चेहरा और मुंह साफ किए, उसकी गिनती कर पाना भी मुश्किल है। बाद में हर 10 मिनट पर उन्हें पानी पीने की जरूरत पड़ रही थी। और यह सब कुछ केवल उनकी देह भाषा और शख्सियत में ही नहीं, बल्कि सामने बैठे नेताओं के चेहरे और उनकी भागीदारी में भी दिख रही थी। शुरू में भले कुछ तालियां अपने से बजी हों, लेकिन बाद में तो जैसे कहकर बजवाया जा रहा हो। उबाऊपन किस हद तक था, उसकी बानगी भाषण के दौरान कई नेताओं के नींद में देखी जा सकती थी। भागीदारी में भी बड़े स्तर पर कमी देखी गई। सामने बैठे लोगों के बीच की जमीन जगह जगह खाली थी। बच्चों में ना उत्साह था, ना ही सामने बैठे मेहमानों में। एक ऐसा नेता जो अपने भाषणों के लिए ही जाना जाता है और उसी में उसकी महारत हासिल है, और अगर वह उसी में फेल हो गया तो समझा जा सकता है कि नैया केवल मझधार में नहीं है, बल्कि वह डूबने की कगार पर है। और इसका एहसास खुद पीएम मोदी को भी हो गया है। इसीलिए लाल किले पर ना तो उनमें उतना आत्मविश्वास था और ना ही वह जोश। दिलचस्प बात यह है, हमेशा कांग्रेस को निशाना बनाने वाले मोदी जी इस बार उसका नाम भी नहीं लिए। नेहरू का नाम लेकर बार बार उनकी आलोचना करने वाले मोदी जी ने इस बार देश के लिए सपना देखने वालों में उनका नाम शामिल कर लिया। या तो अपने आप में कायापलट था। जिसकी कब्र पर वह अपना महल खड़ा कर रहे थे, उसको फिर से जिंदा करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि 2014 के पहले और अपने 12 सालों की प्रगति की बार बार तुलना किए और कई बार उसे उन्होंने आंकड़ों के जरिए पेश करने की कोशिश की, लेकिन उनका पूरा भाषण बहुत बिखरा था। उसमें ना तो कोई सुर था और ना ही कोई ताल। यह बात सही है कि उन्होंने सप्तधारा और कुछ हिंदी के अनुप्रासी अलंकारों के जरिए उसे सजाने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हुए। वह सब कुछ नए पैक में पुराने माल जैसा दिख रहा था। इससे ज़्यादा उसका कोई संदेश नहीं था। उनके भाषण में गिनाई जा रही उपलब्धियों और जमीनी हकीकत के बीच कितना विरोधाभास है, उनकी सच्चाई जानने वाला कोई भी बेहतर तरीके से समझ सकता है। ऐसे लोगों के जेहन में यह सुनकर जो कंट्रास्ट खड़ा होगा, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। मसलन जब वो यूरिया को कम कीमत पर मुहैया कराने की बात कह रहे थे, उसी समय किसी भी दर्शक और श्रोता के मन में
किसानों की सरकारी दुकानों के सामने रात रात भर लगने वाली लाइनों की तस्वीरें आ रही थी। जब रेलवे के विद्युतीकरण की बात कर रहे थे तो उसी समय एनसीआर के इलाके गाजियाबाद में 4-4 घंटे गायब रहने वाली बिजली दिमाग में झटका दे रही थी। ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पेट्रोल आपूर्ति बनाए रखने का जब वो दावा कर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तभी लोगों के जहन में एथनॉल आ जा रहा था और इससे प्रभावित लोग तो सामने रहने पर शाबाशी देने को कौन कहे, उनका मुंह नोच लेते। हाँ, जेनजी और जंतर मंतर आंदोलन के बाद मोदी जी जरूर समझ गए हैं कि नौजवानों की भूमिका अब निर्णायक हो गई है, लिहाजा उनका पूरा जोर इस बात पर था कि कैसे इस हिस्से का दिल जीत लिया जाए। और इस कड़ी में उन्होंने सरकार द्वारा प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चों को सरकारी कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने का ऐलान किया। अब कोई पूछ सकता है कि किसी बच्चे को कोचिंग की जरूरत आखिर कब पड़ती है, जब उसे स्कूल में ठीक से पढ़ाया न जाए। ऐसे में स्कूलों को ठीक करने की जगह मोदी जी कोचिंग की व्यवस्था कर आखिर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि स्कूल की बदहाली बनी रहेगी। दरअसल जंतर मंतर आंदोलन और फिर उसके बाद संसद का सामना न कर पाने की नाकामी ने उन्हें अंदर से हिला दिया है। वह न केवल अब उनकी शख्सियत में दिखने लगा है, बल्कि उनकी पूरी देह भाषा ही बिगड़ गई है। पिछले 12 सालों में जिस हकीकत को देश और दुनिया से छुपाकर रखा गया था, अब वह बारी बारी से खुलकर लोगों के सामने आने लगी है। जेनजी तो जेनजी, जेन अल्फा ने उसका भी कान काट लिया है। अब आंदोलन का बैटन उसके पास है और पिछले 12 सालों में संघ बीजेपी ने मिलकर सुनियोजित तरीके से शिक्षा का जो सत्यानाश किया है, उसकी कलई अब स्कूल दर स्कूल जेन अल्फा खोल रहा है। और यह सिलसिला अगर इसी तरह से आगे बढ़ा तो फिर एक दिन गांव-गांव और घर-घर मोदी और बीजेपी से जवाब मांगा जाएगा। 14 में भले ही मोदी का घर-घर स्वागत हुआ हो, लेकिन 26 में अब लोग उन्हें दुत्कारने के लिए खड़े हो गए हैं। हाँ, एक बात कहे बगैर बात को समाप्त करना उचित नहीं रहेगा। समय और समाज के बदलते माहौल को मोदी जी ने पहचान लिया है, लिहाजा उन्होंने ना कोई भगवा वस्त्र पहना और ना ही ऐसी पगड़ी बांधी जिससे हिंदुत्व का कोई संदेश जाता हो। लेकिन इस काम को सरकार ने अब की दूसरे तरीके से किया। जब उसने राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम का गीत गवाया और उसे हर तरीके से तरजीह दी, जो सामने बच्चों के बैठने के स्ट्रिप में भी देखा जा सकता था। इतना ही नहीं, लाल किले की प्राचीर से शुरुआत में मोदी जी ने भी उसका जिक्र किया। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई टिप्पणी हो, किसी तरह का कमेंट, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। हमारा आपका सिलसिला बना रहे, इसके लिए ज़रूरी हो जाता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर देखने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।